सवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सह सवार मैदाने जंग में, वो टिफिन क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए बच्चों ये ना जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम डेट आ गई है, अभी एडमिट कार्ड भी आउट हो गए हैं। तो बच्चों आज ये ना मैं मैराथन क्लास है ना, ग्राम सचिव का भी एग्जाम है, तो उसके लिए ना ये मैराथन क्लास आज एक वीडियो में बच्चों पूरा आधुनिक भारत आज हम कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में बच्चों आज है ना, मतलब हम क्वेश्चन वैसे तो आधुनिक भारत मैंने कंप्लीट करवा रखा है आपको, आज क्वेश्चन किस हिसाब से आज तक है मतलब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में या मतलब आज तक जितने भी एग्जाम हुए ना उसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में आज पूरा आधुनिक भारत करेंगे। 2.5-3 घंटे का जितना वीडियो होगा हम बनाएंगे। और बच्चों कल ठीक है ना, कल सुबह ना दिल्ली पुलिस और ये HSSC स्पेशल बैच में ना कल सुबह क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत का एक वीडियो मिल जाएगा जो मैंने तैयार कर दिया है। और मध्यकालीन भारत तो आपको वैसे भी अच्छे से करवा दिया, क्वेश्चन आंसर वाइज वो वीडियो मैंने शूट कर दी है, वो कल मिल जाएगी। आज आधुनिक भारत पढ़ेंगे HSSC स्पेशल बैच के लिए, ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए ये मास्टर वीडियो रहने वाला है। ममता जी नमस्ते, प्लीज अपलोड टाइम से। ठीक है, अब फिर आपकी लाइव क्लास देख रहा हूं सर। ठीक है, थैंक यू दीपक जी। आज बच्चों कम से कम 2.5-3 घंटे का ये सेशन रहने वाला है कम से कम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन था, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम था बच्चों फोर्ट विलियम। क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज था। कौन सा था? फोर्ट विलियम। और इसी फोर्ट विलियम पर ना किसने कब्जा किया था? सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया था। सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। तभी तो बच्चों कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, क्योंकि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो बच्चों ये प्लासी का युद्ध 1757 में ना इसी वजह से हुआ था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या रहेगा? फोर्ट विलियम रहेगा। सभी को नमस्ते, राम राम। आज बच्चों कमेंट थोड़े कम लूंगा। और जैसे बच्चों एंशिएंट इंडिया की है ना हमने लगभग है ना कवर तो पहले ही कर दिया था। डेली है ना जैसे मैं एक वीडियो डालता हूँ एंशिएंट इंडिया की, आपको हो जाएगी। कल मिडिवल इंडिया की को ये टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में वीडियो मिल जाएगी। आज पूरा मॉडर्न इंडिया हम कंप्लीट करेंगे। आगे क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। यानी ये पूछ रहा है भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। तो भारत में आने वाला बच्चों पहला अंग्रेजी जहाज था हेक्टर। कौन सा था? हेक्टर था। और बच्चों हेक्टर से ना सन 1608 में ना कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। और कैप्टन विलियम हॉकिंस है ना ये किसके दरबार में आया था? ये बच्चों जहांगीर के दरबार में आया था। और इसने जहांगीर से किस में बात की थी बच्चों? फारसी में बात की थी। और जहांगीर ने खुश होकर इसको कितने मनसब दान दिए थे? 400 मनसब दान दिए थे। अगर ऑप्शन में हेक्टर ना होना तो बच्चों रेड ड्रैगन होगा। क्या होगा? रेड ड्रैगन होगा, क्योंकि रेड ड्रैगन है ना बच्चों इसी का पार्ट होता था। इसी का क्या था? पार्ट था। ठीक है, 800 रुपए का कोर्स और कम का 100 रुपए तक का काम नहीं करवाए। क्या कह रहे हो? 10 दिन पहले से ये सारा का सारा सिमी जी सिलेबस आपको पहले डाल दिया गया है। ठीक है, सारा का सारा सिलेबस इसमें डला हुआ है। आज हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन विलियम हॉकिंस है ना, आप टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो सिमी जी। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों, कैप्टन विलियम हॉकिंग
8 में हेक्टर नामक जहाज से आया था। हेक्टर ना आए तो रेड ड्रैगन रहेगा, क्योंकि रेड ड्रैगन है ना इसी बेड़े का हिस्सा था। एक बार सीपीओ के एग्जाम में आया था, सबसे पहले कौन सा अंग्रेजी जहाज भारत आया था, उसमें हेक्टर नहीं था, तो हमें रेड ड्रैगन के साथ जाना पड़ा। तो ये याद कर लेना। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। एक बार आया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। 1651 की बात चल रही है। 1651 में मुगलों द्वारा किस स्थान पर अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई। तो अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी बच्चों, कासिम बाजार में दी गई थी। कहां पर दी गई थी? कासिम बाजार में दी गई थी। और इस टाइम में शासनकाल किसका था? शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। आपको पता है बच्चों कि 1605 से लेकर 1627 तक तो किसका शासनकाल था? जहांगीर का। और 1627 से 1658 तक किसका शासनकाल था? शाहजहां का। तो शाहजहां ने 1651 में मुगलों द्वारा किस स्थान पर अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? तो किस बाजार में दी गई थी? कासिम बाजार में दी गई थी। किस बाजार में दी गई थी बच्चों? कासिम बाजार में अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की क्या दी गई थी? अनुमति दी गई थी। तो ये एग्जाम में पेपर सर आपसे रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू लॉट, आई डोंट वांट टू कुछ भी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी क्लासें बच्चे मिल जाएगी। सिमी जी हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, हम हर एक बच्चे के इमोशन को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर शॉप पर बुक अवेलेबल है बच्चों, बुक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मेरे को पूरा ये मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करवाना है, ठीक है। सतनाम सिंह जी राम राम। आज इस क्लास में जुड़े हो तो इस क्लास का आनंद जरूरी है, बाद में और चीजें दिमाग में चलेगी तो क्लास का समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो बच्चों आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय निम्न में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय था, ठीक है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला कौन सा पुर्तगाली भारत आया था? तो 1498 में सबसे पहले कौन भारत आया था? वास्को डी गामा भारत आया था। और इसका स्वागत किस राजा ने किया था? राजा जेमोरिन ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। ये कंसेप्ट करवा चुका हूं। ये जाते टाइम भारत से क्या ले गया था? काली मिर्च ले गया था। 1502 में ये दोबारा क्या आया था? भारत आया था। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय है ना, तो बच्चों ये कहां पर था? गोवा में था। अगर पहला मुख्यालय पूछे ना, पहला इन्होंने फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। लेकिन इनका मुख्यालय कौन सा होता था? गोवा होता था। पहली बार फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी? कोचीन में लगवाई गई थी। ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है कि पहली कहां पर लगी थी? कोचीन में लगी थी। लेकिन वास्तविक मुख्यालय कहां पर होता था? तो ये आ सकता है कि अल्बुकरक द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। अल्बुकरक, कोचीन को किसने बनाया था बच्चों? अल्बुकरक ने कोचीन को मुख्यालय बनाया। लेकिन नानो डी कुना ने ना 1500 ये जो आपका 30 में ना गोवा को क्या बना लिया था? मुख्यालय। और सबसे लंबे टाइम के लिए गोवा इनका क्या रहेगा बच्चों? मुख्यालय रहेगा। निम्न में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पहला कोचीन था, लेकिन मुख्यालय पूछे तो गोवा के साथ जाएंगे, क्योंकि है ना पुर्तगाली 1498 में भारत में आए थे और 1961 में तक पुर्तगाली भारत में रहे थे। और 1961 तक पुर्तगाली कहां पर रहे थे? गोवा में रहे थे। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के बाद बंबई दहेज में मिला? ये चार्ल्स द्वितीय को ना पुर्तगाल की चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के बाद मुंबई दहेज में मिला था। तो बच्चों इन्होंने ना पुर्तगाल की राजकुमारी से क्या की थी? शादी की थी। और कैथरीना, उस राजकुमारी का नाम क्या था?
कैथरीना था। और बाद में ना बच्चों इस चार्ल्स द्वितीय ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को ना मुंबई क्या दे दिया था, रेंट पर दे दिया था। तो ये भी आ सकता है बच्चों, ये इसने किसको दे दिया था, इनको रेंट पर दे दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 पौंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था। और शादी है ना 1661 में हुई थी। और 10 पौंड के किराए पर ना इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ना इसने चार्ल्स ने ना द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई क्या दे दिया था, रेंट पर दे दिया था। ये एग्जाम में बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय बच्चों किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है, पुर्तगालियों ने। कब की थी बच्चों, 1498 में की थी। पहला पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा भारत आया था। कौन आया था बच्चों, वास्को डी गामा। और ये है ना बच्चों, ये सारे के सारे है ना क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, यहाँ स्पीड से पढ़ने पड़ेंगे, कोई क्यों अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि बच्चों एग्जाम सर पर है, स्पीड से पढ़ोगे। प्लेलिस्ट चेक कर लो, सारा का सारा मैंने आपको करवा रखा है बच्चों, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आगे पूछा जाता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आया था कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किस राजा ने किया था। तो बच्चों वास्को डी गामा का ये क्वेश्चन आया था, वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किसने किया था। तो ये राजा जेमोरिन ने किया था। किसने किया था, राजा जेमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। कालीकट बंदरगाह को अभी बच्चों कोझी कोट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कालीकट बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, कोझी कोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरे सारे के सारे पूजा जी है, प्रीवियस ईयर नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट वाइज उसमें मिल जाएगी। ठीक है, देख लेना। हाँ, दोबारा दीपिका वर्मा जी दोबारा 1502 में आया था वास्को डी गामा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आया था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप के जरिए भारतीय रास्ते की खोज किसने की थी। तो वही है बच्चों, क्वेश्चन घुमा रहा है, वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी, 1498 में। सबसे पहले कोलंबस चला था और उसका ना जो दिशा सूचक था वो रास्ता भटक गया था, इसलिए कोलंबस कहीं और चला गया था 1492 में। लेकिन वास्को डी गामा ने भारत के, ये आएगा, वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा बच्चों, भारत का समुद्री रास्ते की क्या की थी, खोज। हम गलत पढ़ते हैं कि उसने भारत को खोजा था। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। पुर्तगाली थे, 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। तो ये बच्चों सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में भारत से गए थे। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद पुर्तगाली भारत से गए थे। ठीक है, टेक्निकल टीम को कॉल कर लो, अगर राजस्थान बुक मंगवानी है विजेंद्रा जी पहुंचा देंगे। करंट अफेयर डाल देंगे परमेश्वर कुमार जी, 1 साल की, चिंता मत करो। आगे आता है बच्चों, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी। तो वास्तविक नींव बच्चों अल्बुकरक ने रखी थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी। तो वास्तविक नींव किसने रखी थी, तो अल्बुकरक ने रखी थी, अल्बुकरक। हालांकि पहला पुर्तगालियों का गवर्नर बच्चों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था और अल्मेडा को ही ना ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कहा जाता है। यानी इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पेपर में आता है बच्चों, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी, अरब सागर पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी तो अल्मेडा ने चलाई थी। लेकिन पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकरक, क्योंकि इसने ना यूसुफ आदिल शाही राजा से क्या छीन लिया था, गोवा छीन लिया था। वो कंसेप्ट वाली वीडियो में देख लेना, यहाँ क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। सर मैथ की क्लास अपलोडेड करा दो, कोई दिक्कत नहीं प्रमिला जी, सब जगह मनीता जी पुस्तक भेज दी जाएगी, आप टेक्निकल टीम को एड्रेस लिखवा दो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चन आया था कि
पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो बच्चों ये है ना केलिको कहा जाए। यूरोप में क्या कहलाते थे? केलिको। ये नया क्वेश्चन है, केलिको। यूरोप में क्या कहलाया जाते थे? केलिको। यानी क्या करते थे यूरोप, ये ना पुर्तगाली भारत से क्या ले जाते थे? एक तो मसाले ले जाते थे और एक क्या ले जाते थे? सूती कपड़े। और भारत से जो सूती कपड़े ले जाए जाते थे ना, वो यूरोप में क्या कहलाते थे बच्चों? केलिको कहलाते थे। क्या कहते थे यूरोप में उन सूती? हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, चल पड़ी क्या क्लास? चल रही है क्या बच्चों? बीच में थोड़े से इन्वर्टर की दिक्कत आ गई थी। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से वहीं से जहां से हमने समापन किया था। ठीक है, आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, केलिको कहा जाता था। पुर्तगालियों द्वारा जो कालीकट बंदरगाह से सूती कपड़े ले जाए जाते थे यूरोप में, उनको क्या कहा जाता था? केलिको कहा जाता था। आगे आता है बच्चों, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो बच्चों 1537 की बात है। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 में ना, 1537 में ना गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात का शासक कौन होता था बच्चों? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। वो किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? वो बच्चों पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। ये क्वेश्चन आ गया। गुजरात का कौन सा शासक पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था? तो गुजरात का शासक बच्चों बहादुर शाह ना 1537 में ना पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ का शासक है? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। कहाँ का शासक होता था बच्चों? बहादुर शाह गुजरात का शासक होता था। किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो बच्चों अपने शासन काल के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। बच्चे नील करके आएंगे। अपने शासन काल के दौरान, अपने शासन काल के दौरान भारतीयों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? चाय। और पूरे भारत की बात करूं ना, पूरे भारत में भारतीयों को नील की खेती पर मजबूर किया जाता था, क्योंकि नील की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, आज लाइव ले रही है। ठीक है, थैंक यू बच्चे। जिसकी वीडियो रुक रही है वो बैक करके चला ले। हाँ सौरभ जी, बाद में जब ये वीडियो डलेगी ना तो आपको बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से डल जाएगी। तो अपने से ये क्वेश्चन आता है, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर करते थे? तो चाय की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को क्या करते थे? मजबूर करते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना कब की थी बच्चों? 1699 ईस्वी में की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में की थी। और बच्चों सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। सिखों के ना 5वें गुरु को, गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मरवा दिया था। और सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी को किसने मरवा दिया था? तो वो औरंगजेब ने मरवा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आता है बच्चों, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने।
हरगोबिंद सिंह जी ने। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने किसका निर्माण करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। ये भी आ सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अकाल तख्त का निर्माण ये सिखों के जो छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी बच्चों एग्जाम में आ चुका है। आगे आता है गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहां पर है? तो 1469 में बच्चों तलवंडी में गुरु नानक देव जी का 1469 में तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो 1469 में ना तलवंडी में किसका जन्म हुआ था बच्चों? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? वीडियो सही दिख रही है सर? तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। पिता का नाम महिता कालू था, माता का नाम तृप्ता देवी था। महिता कालू जी पिता का नाम था, माता का नाम क्या होता था? तृप्ता देवी जी माता का नाम होता था। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ सौरभ जी, तलवंडी में इनका हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। ये पेपर में आ चुका है बच्चों, एक बार आया था बच्चों। सिख गुरु नानक देव का जन्म ये तलवंडी हो गया बच्चों, गुरु नानक देव जी का। और गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी है ना, गुरु नानक देव जी के क्या होते थे? उत्तराधिकारी होते थे। और गुरु तेग बहादुर जी का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु तेग बहादुर जी का उत्तराधिकारी है ना गुरु गोविंद सिंह जी होते थे, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। ये भी आता है बच्चों, ठीक है। आगे आता है किस सिख गुरु ने सवे को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने ना सवे को क्या कहा था? सच्चा बादशाह। सवे को सच्चा बादशाह किसने कहा था? खुद को सच्चा बादशाह ना गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था। और अर्जुन देव जी को किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने। कहा जाता है जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, उसने अपने पापा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुसरो को आशीर्वाद किसने दिया था? गुरु अर्जुन देव जी ने दिया था। इसीलिए ना जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन, हालांकि जहांगीर के पिता अकबर ने ना स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा जमीन भी दान की थी। ये भी पेपर में आता है। आगे आता है बच्चों सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के क्या होते थे? अंतिम गुरु होते थे। यही वो गुरु थे जिन्होंने कहा था चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 से एक बिड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। बैटल ऑफ चनकोर देखना, जहां पर ना एक सिख है ना वो 1.25 की सेना पर भारी पड़ गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे आता है बच्चों कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह की ना धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। महाराजा रणजीत सिंह की महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी होती थी? तो धार्मिक राजधानी है ना महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी होती थी बच्चों? अमृतसर होती थी। कौन सी होती थी? अमृतसर होती थी। महाराजा रणजीत सिंह है ना ये सुकरचिया मिसल के सरदार होते थे। हाँ बिल्कुल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, ठीक है। तो इनकी ना वैसे राजधानी कहाँ होती? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी है ना, राजनीतिक राजधानी, तो राजनीतिक राजधानी है ना इनकी लाहौर होती थी। और ये जो धार्मिक राजधानी कौन सी होती थी? अमृतसर होती थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक बार है रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। एक व्यक्ति होता था जमान शाह ने ना महाराजा रणजीत सिंह को किसकी उपाधि थी? राजा की उपाधि किसको दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह। ये नाम याद कर लेना बच्चों, जमान शाह ने ना महाराजा रणजीत सिंह को किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। ये जब इन्होंने क्या, जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, रास्ते में ना इनको महाराजा रणजीत सिंह मिले थे, तो इनको ना किसकी उपाधि दी थी? राजा की। आगे आता है बच्चों किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ये विलियम बेंटिक ने ना रणजीत सिंह का, विलियम बेंटिक रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ में
किस अंग्रेज ने रणजीत सिंह का सम्मान किया था? रणजीत सिंह का स्वागत किया था, ये विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। और इसी विलियम बेंटिक ने ना बच्चों 1829 में किस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसके साथ मिलकर बच्चों? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ना इसी रणजीत सिंह ने 1829 में किस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसका भी एग्जाम है उसको ऑल दी बेस्ट है। कल बच्चों एंशिएंट इंडिया की हमने ये सीरीज है क्वेश्चन वाली सारी डलवाई ही रखी है। और कल है ना मध्यकालीन भारत, वैसे तो डिटेल से करवा दिया, कल ये ना 1.25 घंटे की क्लास मैंने शूट कर दी है, वो मिल जाएगी। आज हम मॉडर्न इंडिया करते हैं। आज बच्चों फतेहाबाद में लाइट भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो कोशिश रहेगी जितने तक ये क्लास चलेगी ना चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ना सिलेक्शन जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर आगे आता है बच्चों, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह के आक्रमण के समय, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन होता था? तो नादिर शाह ने, पता होना चाहिए कब आक्रमण किया था? 1739 में नादिर शाह ने कौन सा युद्ध लड़ा था? करनाल का युद्ध लड़ा था। और इसमें दिल्ली का शासक कौन होता था बच्चों? मोहम्मद शाह रंगीला होता था। कौन होता था? मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का क्या होता था? शासक होता था। और नादिर शाह है ना यहाँ से भारत से क्या ले गया? तख्ते ताउस ले गया। और अपने साथ कौन सा हीरा ले गया बच्चों? कोहिनूर का हीरा ले गया। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है बच्चों? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। रियल में नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का। और नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1804 में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आगे ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों, निम्न में किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था? तो करनाल की लड़ाई में। किस लड़ाई में बच्चों? करनाल की लड़ाई में हराया था। एक बार आया था बच्चों, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। अवध का संस्थापक पूछा जाता है, अवध का संस्थापक कौन था बच्चों? शहादत खां। शहादत खां ने किस स्वतंत्र रूप से अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां ने की थी। ये एग्जाम में बहुत बार आ गया बच्चों। शहादत खां ने किसकी स्थापना की थी? स्वतंत्र रूप से अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां ने स्वतंत्र रूप से अवध की क्या की थी? स्थापना की थी। ये पेपर में बच्चों पक्का पूछा जाता है, एग्जाम में पक्का आता है। एक आता है बच्चों, दूसरों एंग्लो मैसूर युद्ध के समय में ना, दूसरा एंगल मैसूर युद्ध आपको पता होना चाहिए बच्चों, 1780 से 84 तक चला था। उसमें ना क्या था? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था? वॉरेन हेस्टिंग होता था। दूसरे एंगल मैसूर युद्ध के समय, दूसरे एंगल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स होता था। और पहला एंगल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उस टाइम तो ये गवर्नर जनरल का क्या नहीं था? पद नहीं था। दूसरा एंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और हैदर अली ने ना बच्चों पहले एंगल मैसूर युद्ध में किसको हरा दिया था? अंग्रेजों को हैदर अली ने पहले एंगल मैसूर युद्ध में हरा दिया। सब जगह अवेलेबल है नरेश जी, सब जगह अवेलेबल रहेगी। जया खान जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ये क्वेश्चन आता है बच्चों। आगे आता है, टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु पूछे तो 1782 में हुई थी। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। एक बार आया था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान बच्चों कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बच्चों? टीपू सुल्तान मैसूर का क्या होता था? शासक। हाँ बिल्कुल विजेंद्रा जी सही बोल रहे हो। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बच्चों? मैसूर का क्या होता था? शासक होता था। एक बार आया था, मुर्शिद कुली खां, अलबर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये सारे के सारे बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद
मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ये सारे कहाँ के नवाब होते थे? ये बंगाल के नवाब होते थे। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, ये सारे कहाँ के नवाब होते थे? एक लाइट और बंद कर दो, और क्या करेंगे, आज लाइट की समस्या है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दिख तो रहा है ना? प्रणाम गुरुजी। अरे कोई दीपक जी वेलकम भाई। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, ये कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। लाइट वाले से पूछ लो सर जी, कोई है तो। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, ये कहाँ के नवाब होते थे? बंगाल के क्या हुआ करते थे? ये नवाब होते थे। कहाँ के नवाब हुआ करते थे? ये बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे आता है बच्चों, कालकोठरी दुर्घटना किसके टाइम में हुई थी? वो सिराजुद्दौला के टाइम में। और इसमें ना ये कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। कालकोठरी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना हुई थी। और इसमें ना 123 अंग्रेजों को ना एक कोठरी में डाल दिया गया था। तो बाल कोठरी की या काल कोठरी की घटना पूछा जाता है कब हुई थी? तो ये 20 जून 1756 को हुई थी। और इसमें ना विलियम होलवेल नामक व्यक्ति ने इस घटना को लिखने का प्रयास किया था। विलियम, ये बड़ी वाली लाइट बंद कर दो, छोटे वाली नहीं जलने दो। विलियम होलवेल ने इस घटना को लिखने का क्या किया था? प्रयास किया था। तो ये भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे पूछा जाता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा आगे? ब्लैक होल ये त्रासदी कहां पर हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। ब्लैक होल की घटना कहां पर हुई थी बच्चों? ब्लैक होल की घटना कहां पर हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना कहां पर हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी। या कालकोठरी की घटना पूछे ना कहां पर हुई थी? तो कालकोट, हाँ इसमें अंग्रेज है ना बच्चों, इसमें मतलब कुछ एक अंग्रेज इसमें जिंदा बचे थे, तभी तो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे आता है बच्चों, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ किसने विश्वासघात किया था? तो बच्चों प्लासी का युद्ध सबसे पहले पता होना चाहिए कब हुआ था? 23 जून 1756 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात इसमें किसने किया था बच्चों? मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। ठीक है, तो 20 जून ये 1956 नहीं 1700 देख लेना बच्चों, 1700 है, 1956 नहीं है। 23 जून 1757 को प्लासी का, हाँ बिल्कुल है, 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध तो 1757। और ब्लैक होल की घटना है ना वो पहले हुई थी 20 जून को ब्लैक होल की घटना। हाँ प्लासी का युद्ध सही है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध के है ना बच्चों कहते हैं बहुत जल्दी समाप्त हो गया था। क्यों जल्दी समाप्त हो गया था? क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों का क्या दिया था बच्चों? साथ दिया था। तो ये याद कर लेना बच्चों, मीर जाफर ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। एग्जाम में बच्चों पेपर में पक्का पूछा जाता है। आगामी एग्जाम में ये आ सकता है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन होता था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता था। प्लासी के युद्ध के टाइम, हाँ 1757 आएगा। ठीक है, प्लासी के युद्ध के टाइम में बंगाल का नवाब कौन होता था? तो बंगाल का नवाब है ना कौन होता था बच्चों? सिराजुद्दौला होता था। सिराजुद्दौला होता था। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला। हाँ सनाम जी, रेखा जी सही बोल रहे हो। हाँ हाँ गलती से लिखा गया था 56, बिल्कुल दीपक जी। तो प्लासी का नवाब कौन होता है? प्लासी यानी बंगाल, प्लासी के युद्ध के टाइम में बंगाल का नवाब कौन होता था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला इस युद्ध में ना लड़ते हुए मतलब जब मीर जाफर ने धोखा दे दिया ना, बाद में मीर जाफर के बेटे मीरंग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आता है, प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई। प्लासी की लड़ाई है ना किस किस के बीच में लड़ी गई थी बच्चों? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी।
प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी बच्चों? प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून से बार बार। अरे कोई बात नहीं, बाद में अपलोड होगी ना वीडियो, ये बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हो जाएगी। तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी, और इसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। आगे आता है बच्चों, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने में मिलाया था? तो अंग्रेजों ने पंजाब को बच्चों 1849 में, अंग्रेजों ने पंजाब को कब अपने में मिलाया था? तो 1849 में मिलाया था। और महाराजा दलीप सिंह के पास कहते हैं कोहिनूर का हीरा होता था, और महाराजा दलीप सिंह ने वो कोहिनूर का हीरा मतलब रानी को गिफ्ट कर दिया था, और कहते हैं गिफ्ट दी हुई चीज पर हमारा अधिकार नहीं होता, इसीलिए अंग्रेज कहते हैं कि वो महाराजा दलीप सिंह ने गिफ्ट किया, भारत का इस पर अधिकार नहीं है। और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि उस युद्ध को यहाँ, ये अंग्रेजों की राजनीतिक, हाँ बिल्कुल, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति मिल गई। ये बच्चों डिवाइड एंड रूल से ही प्लासी का युद्ध जीता गया। बाद में बक्सर का युद्ध होगा ना, उसमें तो 3 ताकतें एक भी हो जाएगी, लेकिन अंग्रेज बक्सर का युद्ध भी जीत गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे आता है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहां पर पाए जाते हैं? तो ये गोवा में पाए जाते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहां पर पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं, क्योंकि पुर्तगाली बच्चों 1498 में आए थे, और कब गए थे? 1761 में, ये 1961 में गए थे। तो पुर्तगाली, हाँ सर कांग्रेस आपको भी, कोच रोहतक पीजीआई के सारे, अरे थैंक यू परमेश्वर कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर कोहिनूर हीरे को बाबरी हीरा भी बोला जाता है, बिल्कुल दीपक कुमार जी सही है। और कोहिनूर का हीरा है ना बच्चों, उसमें ना कोई भी रोशनी गुजारो वो है ना 7 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कटिंग के लिए कोहिनूर का हीरा मशहूर है। ठीक है, आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया? तो बच्चों ये बांडीवास की लड़ाई थी 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अंग्रेजों ने पूरी तरह फ्रांसीसियों को किस लड़ाई में हराया था? तो 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह हरा दिया था। कौन सी लड़ाई थी बच्चों? वो बांडीवास की लड़ाई थी। बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने पूरी तरह किसको हरा दिया था? अंग्रेजों ने पूरी तरह फ्रांसीसियों को हरा दिया था। किस लड़ाई की बात है बच्चों? बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने पूरी तरह फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे आता है बच्चों, निम्न में किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो बांडीवास। किस युद्ध में, किस लड़ाई के बाद फ्रांसीसियों का भाग्य तय हुआ? तो बच्चों इसका भाग्य नहीं तो दुर्भाग्य था। कौन सी लड़ाई? बांडीवास की लड़ाई। ये अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है ना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, वैसे तो ना मैंने आपको सिलेबस है ना आपके, आप देख लेना प्लेलिस्ट में करवा गया है। यहाँ पर वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो बार बार है ना एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस तो आपको करवा ही दिया है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, चाहे दूरीना की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, वहां पर यहाँ जीके भाई प्रदीप सर पे भी मैंने ये टॉपिक करवा रखे हैं। तो अब हमारा ना मकसद क्या है? आपका सिलेक्शन हमारा मकसद है, इसलिए हम ना थोड़े से स्पीड से चलेंगे। आगे आता है कुछ सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पढ़ते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1872 में कहां पर की थी? मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां पर की थी बच्चों? मुंबई में की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों
के लिए है। और ये हमें श्रीमती एनी बेसेंट ने बताया था कि स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। तो 1875 में मुंबई में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक आए तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में की थी। तो ब्रह्म समाज आए राजा राम मोहन राय और आर्य समाज आए तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे आता है बच्चों कि आर्य समाज को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। आगे आता है वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। आगे आता है बच्चों रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में ना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में ना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? रामकिशन मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु रामकिशन परमहंस की याद में। अपने गुरु किसकी याद में की थी? रामकिशन परमहंस की याद में की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी की सारी मिल जाएगी, चेक कर लेना। ठीक है, हाँ 18 से बिल्कुल। ये बच्चों इन्होंने ना 1893 में ना स्वामी दयानंद ये स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सन 1900 में कहाँ पर गए थे? पेरिस में गए थे। इनकी याद में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूथ डे या युवा दिवस मनाया जाता है। सर एक लाइट और बंद करो, इन्वर्टर बंद होने वाला है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम है ना 1835 में बनाया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम का अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में अंग्रेजी को किसका माध्यम? जल्दी बंद करो सर। अंग्रेजों ने भारत को अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 में। और अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर पूछे ना, कौन सा भारतीय था? राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन रॉय है ना, ये किस शिक्षा के पक्षधर होते थे भारत में? अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर भारत में कौन होते थे? राजा राम मोहन रॉय होते थे। ठीक है, तो बच्चों आज बिल्कुल भी लाइट नहीं है और जब तक ये क्लास चलेगी ना, लाइट चलेगी तब तक, कहते थे ना वो कहते जब तक सांसें चलेगी, जब तक बसंती कब तक नाचे, जब तक बसंती नाचेगी तब तक है वीरू की सांस चलेगी। तो वही बात है, जब तक लाइट चलेगी ना तब तक क्लास चलेगी। हाँ, मेकाले को इसका जनक माना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। ये तो खुद किस्मत है बच्चों, एक वीडियो मैंने ना ये शूट कर दी है, वो आपको कल डलवा दूंगा। उसमें मैंने पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत कंप्लीट करवा रखा है, तो वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी सुबह से। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को हमें मतलब सारा सिलेबस में से आएगा, एग्जाम आ जाएगा, कोई चिंता मत करना। और ग्राम सचिव का एग्जाम भी आ जाएगा, मेहनत हमारे हाथ में है। ठीक है, मेहनत में हम कमी, कंटेंट हम देंगे, मेहनत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है बच्चों बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का जो विचार है महात्मा गांधी ने 1937 में दिया था। 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का जो विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार कब दिया था? 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का क्या दिया था? हाँ, विचार दिया था। ठीक है, कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। ये पूछ रहा है बच्चों अलीगढ़ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। सर
सैयद अहमद खां को ना अलीगढ़ आंदोलन का जनक माना जाता है। ये भी आ सकता है बच्चों 1875 में इन्होंने क्या किया था, एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी। अलीगढ़ में इन्होंने ना, अलीगढ़ में 1875 में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी। एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना बाद में 1920 के करीब जाकर, हाँ वो 6 महीने की करंट अफेयर की क्लास में डलवा दूंगा सौरभ जी, लगभग 6 महीने की करंट अफेयर आएगी, वो मैं कल पब्लिश करवा दूंगा वीडियो, ठीक है, मिल जाएगी सौरभ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1920 में ना इसी को क्या कहा जाता है, अलीगढ़ एएमयू बोला जाता है। 1920 के बाद इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आगे आता है बच्चों, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को ना नए भारत का क्या कहा जाता है, पैगंबर। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, पैगंबर, तो राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को आधुनिक, राजा राम मोहन रॉय को, या अगर जो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, वो भी राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का, भविष्य और वर्तमान के मध्य सेतु भी राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे आ गया बच्चों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। आगे आता है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867 में हुई थी। किसने की थी, आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। आत्मा राम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। किससे प्रेरणा लेकर, केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर। और ये प्रार्थना समाज है ना, इसने सत्री शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया था। ये लोगों को घरों में जा जा करना प्रार्थना करता था। सती प्रथा पर रोक लगाने में सहायता करने का कारण नए भारत का, हाँ बिल्कुल, पैगंबर बोला जाता है, क्योंकि सती प्रथा इन्होंने, दीपक जी, सती प्रथा पर क्यों रोक लगाई थी, क्योंकि इनकी भाभी क्या हो गई थी, इनके भाई की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ये नहीं चाहते थे कि ये, इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी भाभी को ये सती होने से नहीं बचा पाई, इसलिए इन्होंने सौगंध खाई थी कि इस प्रथा को मैं बंद करवा कर ही दम लूंगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में ना 101% ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। हाँ, संवादकों मुद्दे की रचना की थी, ठीक है। तो बहुत राजा राम मोहन राय को डिटेल में मैंने करवा रखा है सौरभ जी, प्लेलिस्ट में देख लेना, एक एक चीज राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिटेल में करवा रखी है। बिल्कुल एक एक डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे वहां से। यहाँ तो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट करवा रहा हूं मैं आपको। आगे आता है बच्चों कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था, तो सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन रॉय ने ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। तो बच्चों ये एग्जाम में, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे आता है बच्चों, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला कि भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये बच्चों विलियम जोन्स ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। एशियाटिक सोसाइटी, ये एस्टेट का एक बार एग्जाम देने गया था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, उसके बाद इस क्वेश्चन को ना दुश्मनी हो गई है, इसको नहीं भूलेंगे। नाम भूल सकते हैं खुद का, विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स से। कहते हैं ना, लोगों को होती है ठोकरों से तकलीफें, ये ठोकरें ही है जो चलना सिखाती है। तो बच्चों अक्ल है बादाम खाने से नहीं आएगी, ठोकर खाने से आएगी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बच्चों, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना की थी। एग्जाम में ये बच्चों 1784 में कब की थी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में वह कौन सा आयोग था जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक
एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया। तो बच्चों ये चार्ल्स आयोग आया था जिसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया था। प्राथमिक 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 और माध्यमिक शिक्षा पर बल किसने दिया था? तो ये चार्ल्स आयोग ने दिया था। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वही आएगा कि 1865 में अंग्रेजी को मीडियम बनाया गया। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा किसके टाइम में थी? विलियम जोन्स वाला। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी का जनक बिल्कुल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अंकित जी, कोई बात नहीं। प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा पर बल किसने दिया था बच्चों? तो किसने दिया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स आयोग आया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सर एक लाइट और बंद करनी पड़ेगी। हाँ, अब मैं कोई ठोकर नहीं खानी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो दीपक भाई। ठीक है, आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सर्वोदय, ये पेपर में आ गया बच्चों। सर्वोदय का क्या आशय है? तो सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सबका उत्थान क्या कहलाता है? सर्वोदय कहलाता है। सर एलईडी बंद कर दो, कमेंट की कोई बात नहीं है। एलईडी ये बंद कर दो सामने वाली मेरे। सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? तो सबका उत्थान सर्वोदय का क्या होता है? अर्थ होता है। बच्चों के लिए ये क्लास चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सबका उत्थान। आगे आता है बच्चों, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया गया सुधार आंदोलन निम्नलिखित में कौन सा था? तो 19वीं शताब्दी में बच्चों ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले ना कौन सा शुरू किया गया? सबसे पहले पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और राजा राम मोहन रॉय है ना बच्चों, इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। ये भी पेपर में पूछा जाता है। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्यशोधक महाराष्ट्र में ना ज्योतिबा फुले थे। 1873 में ना सत्यशोधक की समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन होते थे? महाराष्ट्र में कौन होते थे बच्चों? ज्योतिबा फुले होते थे। ज्योतिबा फुले होते थे। ज्योतिबा फुले ने ना 1873 में किसकी स्थापना की थी? ये पेपर में आता है बच्चों। महाराष्ट्र में इन्होंने ना सत्यशोधक समाज या सभा की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना को आई तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। एक बार आया था बच्चों कि भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों 1889 में शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना, शारदा सदन स्कूल, ये बच्चों विधवाओं के लिए स्कूल था। इसकी स्थापना 1889 में किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। ये एग्जाम में बच्चों पेपर में पूछा गया था। 1889 में ना इन्होंने भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। ये पेपर में पक्का आता है बच्चों। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि वर्षों तक हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, आज उसे पूरा करने का समय आ गया। ये 14 अगस्त 1947 को जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम पंडित नेहरू ने बोले थे बच्चों। ये पेपर में पक्का पूछे। उनका जो भाषण था ना, एक बार आया था बच्चों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने लिखी थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पेंडेंस किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने। इंडियन वॉर
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी बच्चों? ये वीर सावरकर की क्या होती थी? रचना होती थी। इंडियन वॉर, हाँ, अकबर ने इनको पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था, बिल्कुल भेजा था। हाँ, पंडित जवाहरलाल, सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये वीर सावरकर ने लिखी थी। यानी प्रथम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस भारतीय ने कहा था? वीर सावरकर जी ने कहा था। बिल्कुल सभी सही जा रहे हो। आगे आता है बच्चों, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जी या नहीं मन है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। स्वाद का वास्तविक जो मतलब क्या है? जीभ ना होकर मन है। ये किसने? स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ ना होकर मन है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। और बुनियादी शिक्षा का भी जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी। 1937 में वर्धा में इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर कौन सा आयोग आया था? चार्ल्स आयोग आया था। ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं बच्चों। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, यह विचार किसने दिया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं? ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, यानी साधन होंगे ना तभी हम उद्देश्यों की क्या कर पाएंगे? पूर्ति। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। एक बार पूछा गया था बच्चों कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य ही परम तत्व है, ये भी महात्मा गांधी ने कहा था, और वही क्या है? ईश्वर है। ऐसे कथन भी आ जाते हैं, जैसे लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसे भारत का विस्मारक कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का विस्मारक, भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या कहा जाता है? विस्मारक कहा जाता है। भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये भी आ सकता है, इन्होंने बारदोली में की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आगे आता है बच्चों कि किसे महान वृद्ध पुरुष या ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी को महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नारोजी को बच्चों ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नारोजी को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नारोजी जाने जाते हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय आय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी? सर और ट्यूब बंद करो, ये भी बंद कर दो। सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी? दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकाली थी। आज ये राष्ट्रीय आय कौन निकालता है? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आज ये राष्ट्रीय आय कौन निकालता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आज राष्ट्रीय आय निकालता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आज इसमें हजारों बंदे लगे होते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, लेकिन सबसे पहले किसने निकाली थी? दादा भाई नारोजी ने राष्ट्रीय आय निकाली थी। बच्चों सारी ट्यूबलाइट वगैरह बंद हो गई है। अब भी कोशिश, देखो आपकी क्लास के लिए कोशिश निरंतर जारी है। ठीक है, आज मैंने पहले 1.5 घंटे की आपके लिए एक वीडियो शूट कर दी है बच्चों, वो कल आपको सुबह मिल जाएगी। कोशिश जारी है। अगर बच्चों कुछ भी ना हुआ तो ना मेरे को कल कहीं निकलना था, लेकिन ना सुबह मैं हर हाल में, अगर अभी लाइट चली गई ना तो भी एक वीडियो आपके लिए 1.5-2 घंटे की मैं बनाकर जाऊंगा, क्योंकि हमारा जाना ना जाना इतना अर्जेंट है बच्चों। कल ना मौसी जी की शादी, लड़के की शादी है, और वहां जाना घर वालों के लिए, मम्मी जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी बच्चों मैं वीडियो शूट करके ही जाऊंगा। ठीक है, हाँ, अगर बच्चों वीडियो नहीं दिख रही ना, फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लेना, फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लेना, वीडियो आपको सही दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना बच्चों। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय भी पूछे तो दादा भाई नारोजी था। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय भी कौन होता था? दादा भाई नारोजी। यहाँ हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाला पहला भारतीय भी कौन होता था बच्चों? दादा भाई नारोजी होता था। ठीक है, और इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत, यानी अंग्रेज भारत से धन किस प्रकार ले जा रहे हैं, ये भी सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? दादा भाई नारोजी ने दिया था। ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है,
आगे बच्चों एग्जाम में बहुत बार आता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है बच्चों? सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है बच्चों? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और भारत का वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी हो गया, महामना मदन मोहन मालवीय जी हो गए, और भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल हो गए। ये एग्जाम में बच्चों ये उपाधियां भी आएगी। हाँ, एक ही दिन में आ जाऊंगा शादी से, मेरे को ना आपका सिलेक्शन चाहिए। 26 को, कल 25 है ना, 25 को ही जाऊंगा और 26 को आ जाऊंगा। 26 को मैं दोपहर बाद आऊंगा, लेकिन क्लास ले लूंगा। 26 को मैं क्लास जरूर लूंगा। हाँ, नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून। दीपक जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे आता है गांधी को माना जाता है, तो गांधी है ना बच्चों दार्शनिक माना जाता है। गांधी क्या थे? एक दार्शनिक यानी महान विचारक भी महात्मा गांधी को माना जाता है। एक बार आया था, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर से चला गया। ये किसने कहे थे बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहे थे, जो फेमस व्यक्ति थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी की मौत पर कहा था कि ऐसा अब कौन विश्वास करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर से चला गया। ये किसने कहे थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहे थे। कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान है बच्चों। ये महात्मा गांधी, इन्हें सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब गांधी है ना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में थे ना, तो सीमा वाले एरिया में गांधी के विचार किसने पहुंचाए थे? अब्दुल गफ्फार खान ने। इसीलिए इनको सीमांत यानी सीमा के ऊपर गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। ब्रिस्टल चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर कहा था। क्या मेरे को मेटेसो नहीं तो हो रही? आपको मैं स्पेशल बैच की स्टूडेंट हूँ, मेरी क्लास नहीं चल। अरे आप टेक्निकल टीम से कॉल करो ना, अभी की अभी चल जाएगी। कह देना प्रदीप सर ने बोला है, अभी चलाओ, चलेगी क्लास। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला था। अब नहीं चल पाएगी क्या क्लास सर? ये ट्यूब और बंद करके देख लो, तीनों ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ही बंद कर दो। बंद करो सर जी, लाइट चली जाएगी। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने दिया? अब तो सर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा सर। चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों क्लास अगर बंद भी हो गई ना ये, तो भी है ना मैं सुबह आकर ना हर हाल में, चाहे लाइट आने के बाद रात को कितना भी वेट करना पड़े, मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मॉडर्न इंडिया की पूरी वीडियो आपको मिलेगी। कल आपकी 6 महीने की करंट अफेयर की एक वीडियो मिल जाएगी, और एक वीडियो आपको ना मतलब पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत की मिल जाएगी। एंशिएंट इंडिया की मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना बच्चों। सर बंद करो, बंद कर दो। चलो बच्चों ठीक है, मैं रात को ये वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो भी अपलोड करनी पड़ेगी, इसलिए लाइट जरूरी है, ठीक है। बाद में ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, कल सुबह मैं किसी भी हाल में वीडियो डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल।